अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एब्जॉर्प्शंस। जैसे हमारा जो पिछला लेक्चर था वो था ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन थी, एब्जॉर्प्शंस थी उसकी। तो आज हम फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एब्जॉर्प्शंस पढ़ रहे हैं। लिपनकॉर्ट में दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। तो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एब्जॉर्प्शन जो होती है ये 3 तरह की होती है। ये डिपेंड कर रहा होता है कि हमारी जो एब्जॉर्प्शंस है वो ड्रग की बेस पे क्या डिपेंड कर रही होती है और किस वजह से हमारी एब्जॉर्प्शंस ज़्यादा होगी, किस वजह से हमारी एब्जॉर्प्शंस कम होगी। ये डिपेंड कर रहा होता है फैक्टर्स पर। यहाँ पे 3 फैक्टर्स होते हैं, क्या? फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स, ड्रग फैक्टर्स और बायोलॉजिकल फैक्टर्स। 3 तरह के फैक्टर्स को हम लोग स्टडी करेंगे। फार्मास्यूटिकल, ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स और बायोलॉजिकल फैक्टर्स। ये 3 तरह की होती हैं। फार्मास्यूटिकल फैक्टर जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि भी फार्मास्यूटिकल मतलब ड्रग की फार्मूलेशन से रिलेटेड ये फैक्टर होंगे कि ड्रग की जो फार्मूलेशन है वो जिन 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 प्रोसेस से वो फार्मूलेट हुई है तो वो हमारी एब्जॉर्प्शन पे क्या इफेक्ट दे रही है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स में ये 3 तरह की होती हैं। फर्स्ट ये कर रही होती है फार्मूलेशंस पे। फार्मूलेशंस पे ये क्या इफेक्ट करिए कि जो हमारी ड्रग है वो किस फार्मूले की बेस पे बनी हुई है, मतलब कि उसकी जो फार्मूलेशन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग बात करेंगे टैबलेट्स की, जो सॉलिड डोजेज फॉर्म है। टैबलेट्स जो होती है वो किस बाइंडर से मिली है, मतलब कौन सा बाइंडर उसमें यूज़ हुआ है, कौन सी ग्रैनुलेशंस यूज़ हुई है, वेट ग्रैनुलेशंस यूज़ हुई है या ड्राई ग्रैनुलेशंस हुई है, किस प्रोसेस से ये फार्मूलेट हुई है। तो ये एब्जॉर्बेंस पे इफेक्ट देती है। अगर तो ड्रग बहुत ज़्यादा बाइंड होती है, ठीक है, बहुत हार्डली बाइंडर यूज़ हुआ होगा ड्रग के अंदर, वो टैबलेट के अंदर, तो वो ड्रग जो होती है वो सही से डिसइंटीग्रेट नहीं होती। तो उसकी जो है अगर वो डिसइंटीग्रेट नहीं होगी तो वो डिज़ोल्व नहीं होगी, और अगर डिज़ोल्व नहीं होगी तो उसकी एब्जॉर्बेंस नहीं आएगी। इसी तरह ये इसकी फार्मूलेशंस पे भी डिपेंड कर रही होती है ड्रग की एब्जॉर्बेंस। तो नेक्स्ट है डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशंस और डेजोलेशंस। डिसइंटीग्रेशन और रेजोल्यूशंस में यहाँ मैं एक फ़र्क बताती चलूँ कि डिसइंटीग्रेशंस में और डिसोल्यूशंस में क्या फ़र्क होता है। डिसइंटीग्रेशंस में क्या होती है, जो हमारी ड्रग होती है या टैबलेट्स जो होती है, जो भी हमारी डोजेज फॉर्म होती है, ये स्मॉल पीसीस में टूट जाती है, मतलब छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में डिसइंटीग्रेट हो जाती है जो हमारी टैबलेट है। रेजोल्यूशंस के अंदर क्या होती है, जो हमारी टैबलेट कंप्लीटली वो सोल्यूशंस के अंदर डिसॉल्व हो जाए, ठीक है, कंप्लीटली सॉल्यूशंस के अंदर डिसॉल्व हो जाए, तो उसको हम कहेंगे डेजोलेशंस। यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाऊंगी जिससे हमारे डिसइंटीग्रेशन और डेजोलेशंस का ज़रा क्लियर हो जाएगा। अगर हम ये टैबलेट्स लेते हैं, ठीक है, एक मिनट, ये हम इंटेस्टाइन बना लें, ये हमारा जीआईटी बना लें, ये हमारा जीआईटी ट्रैक है। अगर हमने टैबलेट ली है, सॉलिड डोजेज फॉर्म हमने ली है, सपोज हमने टैबलेट ली है, तो ये जब हमारे जीआईटी में जाएगी तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगी। इस प्रोसेस को हम कहेंगे डिसइंटीग्रेशन। और फिर टैबलेट्स यहाँ से हमारे इंटेस्टाइन्स में जाती है, ठीक है। ये पार्टिकल्स अगर हमारे इंटेस्टाइन में, ये कंप्लीटली डिसॉल्व होके जाएगी, सॉल्यूशंस के साथ डिसॉल्व होके जाएगी, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे डिसोल्यूशन। पार्टिकल्स का छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होना, डिसइंटीग्रेशंस एंड डिसोल्यूशंस। अब यहाँ पे जो हमारी जो ड्रग है उसकी एब्जॉर्बेंस हमारी डिसइंटीग्रेशंस पे भी डिपेंड कर रही होती है, हमारी डिसोल्यूशंस पे भी कर रही होती है। अगर जो पार्टिकल्स हैं, अगर टैबलेट जो है वो बाइंडर उसमें बहुत ज़्यादा हाईली बाइंड होगी ड्रग, तो वो जल्दी हमारे जो जीआईटी में जाके ज़्यादा टूटेगी नहीं। अगर वो जल्दी टूटेगी नहीं तो उसकी एब्जॉर्बेंस नहीं होगी। इसी तरह डिसोल्यूशंस की होती है, इतनी ज़्यादा बाइंड भी ना हो कि भी इतनी ज़्यादा
क्या कहते हैं सॉफ्ट टैबलेट भी नहीं होनी चाहिए कि जैसे ही हमने ली है और फ़ौरन हमारे ट्रैक में या हमारे जीआईटी या इंटेस्टाइन में पहुंचने से पहले ही वो एब्जॉर्ब हो गई है। ना वो इतनी ज़्यादा हार्ड हो के वो टूटे ना, और वो ना इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो के वो जल्दी सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, ये इसकी एब्जॉर्बेंस पे डिपेंड कर रही होती है, डिसोलेशन और डिसइंटीग्रेशन। नेक्स्ट है पार्टिकल साइज। जो ड्रग की एब्जॉर्बेंस होती है वो हमारे पार्टिकल साइज पे भी डिपेंड कर रही होती है। अब हमने पढ़ा है कि जो पार्टिकल का साइज जितना ज़्यादा छोटा होगा, जितना ज़्यादा स्मॉल होगा पार्टिकल का साइज, उतना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा एब्जॉर्बेंस होगी, उतनी ज़्यादा उसकी एब्जॉर्बेंस होगी। तो हमारे जो ड्रग की एब्जॉर्बेंस है वो पार्टिकल साइज पे भी डिपेंड कर रही होती है। ये थे हमारे फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है वो है ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स। तो नेक्स्ट हमारी जो है वो ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स हैं। अब ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स क्या होते हैं कि जो हमारी ड्रग की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड कर रही हो, कि जो हमारी ड्रग की क्या नेचर है, उनकी नेचर पे वो फैक्टर्स इफेक्ट कर रही हो। फर्स्ट जो है वो लिपिड सॉल्युबिलिटी। लिपिड सॉल्युबिलिटी मतलब कि जो ड्रग्स होती हैं, ऐसी डोजेज फॉर्म होती हैं, वो लिपिड लवर्स होती हैं, जिसको हम कहते हैं लिपोफिलिक। ड्रग्स जितनी ज़्यादा लिपोफिलिक होगी उतनी उसकी ज़्यादा एब्सॉर्बेंस होगी, उसकी उतनी ज़्यादा एब्सॉर्बेंस होगी जितनी ज़्यादा लिपोफिलिक होगी। यहाँ पे हम एक डायग्राम बनाते हैं। ये जो लिपोफिलिक ड्रग की एब्सॉर्बेंस ज़्यादा होगी एज कंपेयर जो वाटर सोलुबल होगी ड्रग, उस वाटर सोलुबल ड्रग्स की सोलबिलिटी लिपोफिलिक सोलबिलिटी से ज़्यादा होगी। यहाँ पे एक डायग्राम है, ये है लिपिड मेम्ब्रेन्स है। ठीक है, ये ड्रग्स पार्टिकल हैं, इसने यहाँ से पास आउट हो जाते हैं। जो अगर तो ये ड्रग जो होगी वो इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो लिपोफिलिक होगी तो वो पास आउट हो जाएगी बगैर किसी बैरियर के, बगैर किसी ड्रग ट्रांसपोर्टर के, बगैर कोई ट्रांसपोर्टर यूज़ किए हुए वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेगी। लेकिन अगर बात की जाए वाटर सोलुबल, तो वाटर सोलुबल ड्रग्स के लिए जो होती है वो पास आउट नहीं करती। इसके लिए तो या तो सेल मेम्ब्रेन में पोर्स होना ज़रूरी है, पोर्स के थ्रू करेगी, या फिर पार्टिकल साइज का भी छोटा होना ज़रूरी है अगर वो ड्रग वाटर सोलुबल है। तो इसकी जो एब्जॉर्बेंस है वो लिपिड सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा ड्रग लिपोफिलिक होगी उतनी ज़्यादा उसकी एब्जॉर्बेंस होगी। नेक्स्ट पीएच। ये जो पीएच है ड्रग की, ये बहुत अहम पैरामीटर है कि जो ड्रग की एब्जॉर्बेंस आती है वो हमारी पीएच पे भी ये वो डिपेंड कर रही होती है कि ड्रग की नेचर क्या है, वो उसकी पीएच क्या है। कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं वो एसिडिक्स होती हैं, कुछ होती हैं बेसिक। एसिडिक ड्रग्स होती हैं, कुछ हमारी ड्रग्स ऐसी होती हैं वो बेसिक नेचर की होती हैं। एसिडिक ड्रग्स जो होती हैं वो एसिडिक मीडियम में जो जाके उसकी एब्जॉर्बेंस ज़्यादा होगी। अगर वो बेसिक ड्रग है तो वो बेसिक मीडियम में एब्जॉर्ब होगी। अब एसिडिक मीडियम क्या है, स्टमक जो है वो एसिडिक मीडियम, और बेसिक इंटेस्टाइन। जो ड्रग एसिडिक होंगी वो स्टमक में जाके अपनी एब्जॉर्बेंस शो करेगी, और जो बेसिक ड्रग्स हैं वो अपने इंटेस्टाइन में जाके अपनी एब्जॉर्बेंस को शो करेंगी। और यहाँ पे मैं एक डायाग्राम बनाती हूँ कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर एसिडिक ड्रग हमने ये टैबलेट ली है, ठीक है, ये हमारे जीआईटी में जाएगी। ये एक मैं ब्लैक स्पॉट बना रही हूँ और एक मैं ब्लू स्पॉट बना रही हूँ। ब्लैक स्पॉट मतलब कि ये हमारी ड्रग एसिडिक है और ये हमारी ड्रग बेसिक है। अब जो हमारा जीआईटी है ये, ठीक है, ये
जीआईटी है। जीआईटी में जो हमारा मीडियम है वो एसिडिक है, ठीक है। अब जो ड्रग एसिडिक होगी वो इसमें जाके अपना इफेक्ट शो करेगी, डिजोल्व हो जाएगी, लेकिन जो बेसिक ड्रग होगी वो इसमें नहीं होगी, उसने आगे इंटेस्टाइन में मूव करना है, वो आगे इंटेस्टाइन में मूव करेगी और वहां जाके बेसिक मीडियम में एब्जॉर्ब होगी। लेकिन समटाइम किसी फैक्टर की वजह से, कोई पीएच की मेंटेनेंस की वजह से, ज़्यादा ऊपर नीचे कम होने की वजह से जो ड्रग है, बेसिक ड्रग है, ये आयोनाइज्ड हो जाती है, और ड्रग आयोनाइज्ड होने की वजह से उसकी एब्जॉर्बेंस कम हो जाती है, ठीक है, ड्रग की आयोनाइज। तो ये आयोनाइज से आयोनाइजेशन, जो थर्ड फैक्टर है आयोनाइजेशन, ये आयोनाइजेशन भी इसके फैक्ट बहुत अहम फैक्टर है इसकी एब्जॉर्बेंस का, ड्रग की एब्जॉर्बेंस पर। कि ड्रग जो होती है वो आयोनाइज्ड फॉर्म में, अगर ड्रग आयोनाइज्ड फॉर्म में होगी तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगी, ठीक है, उसकी एब्जॉर्बेंस कम होगी। ड्रग का अनआयोनाइज्ड होना जरूरी है ताकि उसकी एब्जॉर्बेंस ज्यादा से ज्यादा हो। तो नंबर 3 पे हमारे हैं बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर में आ जाता है, सबसे फर्स्ट है सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया। अब यहाँ पे सरफेस एरिया की बात की, जब मैंने पीछे भी बताया कि ड्रग्स का या सरफेस एरिया, किसी चीज़ का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उसकी एब्जॉर्बेंस उतनी ज़्यादा होगी। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा एब्जॉर्बेंस उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, जहाँ पे ड्रग ने जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्रग की जो होती है एब्जॉर्बेंस हो रही होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन्स का जो सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा होता है, जिस वजह से एब्जॉर्बेंस भी ज़्यादा होगी, ठीक है। ये था हमारा सरफेस एरिया फर्स्ट। सेकंड जो इसका बायोलॉजिकल फैक्टर है गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम